कहते हैं इंसान ही एक ऐसा क्रिएचर है जो हमेशा से वही बनना चाहता है जो वो नहीं है। जब से इंसान इस दुनिया में आया है उसने हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश की है, चाहे इसके लिए उसे नेचर के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। आज की हमारी मूवी इसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करते हुए हमें एक ऐसी दुनिया से रूबरू करवाती है जो इंसानी समझ के परे है। ये साल है 2060 और वैज्ञानिकों ने इंसानों के डीएनए को इतनी अच्छी तरह से समझ लिया है कि अब वो उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। माता पिता के पास अब ये ऑप्शन है कि वो अपने बच्चे को अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। बच्चों में गंजापन, अल्जाइमर, कैंसर जैसी बीमारियों को उनके जन्म से पहले ही उनके डीएनए से डिलीट किया जा सकता है। इस साइंटिफिक मेथड से पैदा हुए बच्चों को सुपीरियर माना जाता है और उन्हें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स में नौकरियों के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। हालांकि इतनी तरक्की के बाद भी कुछ बच्चे नेचुरली जन्म लेते हैं। जो बच्चे अपनी माँ के पेट से जन्मते हैं उन्हें सेकंड क्लास सिटीजन माना जाता है और ये मॉडिफाइड बच्चों के कंपैरिजन में कमजोर होते हैं। साइंटिस्ट इन बच्चों को अक्सर भगवान के बच्चे या फिर इनवैलिड ह्यूमंस कहते हुए चर्चा में आते हैं। हालांकि फ्यूचर में इंसानों को उनके जन्म के आधार पर भेदभाव करना इलीगल है, फिर भी ये होता है और नेचुरली बोर्न बेबीज सिर्फ निचले दर्जे के काम करते हुए दिखाई देते हैं। फ्यूचर में एक आदमी विंसेंट अपनी रोजमर्रा की साफ सफाई का बहुत ध्यान रखता है। हर सुबह वह अपने नाखून ध्यान से काटता है और अपने चेहरे और शरीर के हर हिस्से की शेविंग करता है और ये मेक श्योर करता है कि उसका डीएनए कहीं भी ना रहे। जो भी चीज उसकी पहचान बता सकती है वो उसे जला देता है। फिर वो अपनी उंगली पर नकली फिंगरप्रिंट लगाकर काम पर निकलता है। विंसेंट गटेचा एरोस्पेस कॉर्पोरेशन में काम करता है। गेट पर पहुंचकर वो उस नकली फिंगरप्रिंट से लॉगिन करता है। उसका बॉस उसे मिलने आता है और उसे बताता है कि उसने सभी फ्लाइट सिमुलेटर टेस्ट में शानदार परफॉर्म किया है। उसे यह भी बताया जाता है कि वो पहला इंसान होगा जो जुपिटर प्लैनेट के मून टाइटन पर जाएगा। उसका बॉस उसकी साफ सफाई की भी तारीफ करता है और कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में तुमसे साफ इंसान नहीं देखा। मगर मिशन पर जाने से पहले उसे एक जरूरी एग्जामिनेशन करना है। बॉस उसे याद दिलाता है कि उसे यूरिन टेस्ट पास करना होगा। उनके जाते ही विंसेंट अपनी कंघी पर कुछ बाल छोड़ता है और कीबोर्ड पर कुछ छिड़कता है। इसके बाद वो एक लैब में जाता है जहाँ डॉक्टर उसे जैरम कहकर बुलाते हैं। जब डॉक्टर उसका यूरिन टेस्ट करते हैं तो स्क्रीन पर जैरम मेरो का नाम और किसी और की तस्वीर दिखती है। विंसेंट का चेहरा उस तस्वीर से मैच नहीं कर रहा था, लेकिन डॉक्टर इसे अनदेखा कर देते हैं। इसके बाद विंसेंट एक रॉकेट लॉन्च को बड़े ध्यान से देखता है। उसकी कलीग आयरिन उससे मिलने आती है और उसे कहती है कि यहाँ सिर्फ तुम ही हो जो हर रॉकेट लॉन्च को इतनी बारीकी से देखता है। विंसेंट बताता है कि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, खास तौर पर जेनेटिक्स के फील्ड में, जहाँ बच्चे प्राकृतिक तरीके से नहीं बल्कि आर्टिफिशियल तरीके से बनाए जाते हैं। इन बच्चों को इस तरह से तैयार किया जाता है कि वे जन्म से ही हर तरह से परफेक्ट हों, कोई बीमारी, कोई कमी, कोई कमजोरी ना हो। इस तरह बच्चे पैदा करना अब समाज का नया नियम बन गया है। लेकिन विंसेंट इस नियम से अलग था क्योंकि वो नेचुरल तरीके से पैदा हुआ है। जब विंसेंट का जन्म हुआ तो डॉक्टर ने तुरंत उसके जीन का टेस्ट किया। इस टेस्ट से पता चला कि उसे दिल की बीमारियां, मानसिक समस्याएं और अन्य परेशानियां हो सकती हैं। डॉक्टरों ने यह भी कहा कि वो सिर्फ 30 साल तक जिएगा, लेकिन उसकी माँ ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्हें भगवान पर भरोसा था कि विंसेंट एक दिन कुछ खास करेगा। हालांकि समाज के लिए विंसेंट हमेशा कमजोर बच्चा ही रहा। जब भी उसे हल्की चोट लगती लोग घबरा जाते। स्कूल में उसके टीचर भी उसे आने नहीं देते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वो उनके लिए जिम्मेदारी बन सकता है। जल्द ही विंसेंट के माता पिता को लगा कि शायद उन्होंने गलती की, इसलिए उन्होंने दूसरा बच्चा आर्टिफिशियल तरीके से पैदा करवाया। इस बार उन्होंने एक ऐसा बच्चा चुना जो पूरी तरह से हेल्दी और परफेक्ट था। उसका नाम रखा गया एंटन। एंटन बचपन से ही हर चीज में बेहतर था। उसकी हर सक्सेस ये साबित करती थी कि वो जेनेटिक इंजीनियरिंग का नतीजा है। धीरे धीरे विंसेंट को महसूस हुआ कि वो और उसका भाई पूरी तरह अलग हैं। दोनों भाई एक खेल खेलते थे जिसमें वे समुद्र में तैरते और देखते कि पहले कौन डरकर वापस आता है। इस गेम में हर बार एंटन जीता, लेकिन हारने के बावजूद विंसेंट के अंदर कुछ बदलने लगा। वो बड़ा होकर एस्ट्रोनॉट बनना चाहता था, लेकिन उसके माता पिता और समाज ने उसे बार बार याद दिलाया कि उसकी जेनेटिक कमजोरियां उसे इस सपने को पूरा नहीं करने देंगी। कंपनियां उसके जीन डेटा की वजह से उसे नौकरी देने से मना कर देती थीं। भले ही ये भेदभाव कानून के खिलाफ था, फिर भी कंपनियां चोरी छिपे उसके डीएनए की जांच कर लेती और उसके बाद उसे इंटरव्यू में ही रिजेक्ट कर दिया जाता। फिर भी विंसेंट ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अपने सपनों को पूरा करने की ठानी और समाज की परवाह किए बिना आगे बढ़ा। एक दिन गुस्से और निराशा से भरे विंसेंट ने एंटन को फिर से स्विमिंग के लिए चैलेंज किया। दोनों ने तैरना शुरू किया, लेकिन इस बार विंसेंट के अंदर का गुस्सा उसे बहुत आगे तक ले गया और देखते ही देखते उसने एंटन को हरा दिया। एंटन जो लगभग डूब ही गया था, उसे विंसेंट ने बचा लिया। उस दिन विंसेंट को महसूस हुआ कि वो उतना भी कमजोर नहीं है जितना कि वो खुद को समझता था और एंटन उतना भी परफेक्ट नहीं है जितना कि वो दिखता है। अपने इस नए कॉन्फिडेंस के साथ विंसेंट ने अपने परिवार और समाज को छोड़कर अपने सपनों को पूरा करने की राह पर कदम बढ़ाया। उसका सपना था गटैका में शामिल होना, जो सिर्फ उन लोगों के लिए था जिनके पास सही डीएनए है।
विंसेंट जानता था कि उसके शरीर की बनावट, चेहरे के लक्षण और डीएनए उसके सपने को पूरा नहीं करने देंगे, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपनी लिमिटेशंस को पार करने के लिए एक अनोखा रास्ता चुना। उसे पता चला कि आर्टिफिशियल लोगों की आइडेंटिटी को ब्लैक मार्केट से खरीदा जा सकता है। बस इसी खोज में वो जेरम मैरो से मिला। जेरम एक परफेक्ट आर्टिफिशियल ह्यूमन था, हाई आईक्यू, शानदार शारीरिक क्षमताएं और लंबी उम्र। लेकिन एक एक्सीडेंट में उसने अपने पैर गंवा दिए थे। क्योंकि उसका एक्सीडेंट शहर के बाहर हुआ था, इसलिए किसी को नहीं पता कि वो चल नहीं सकता। जेरम की आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर विंसेंट ने गेटाका में जाने की प्लानिंग की, पर ये इतना आसान नहीं था। जेरम की हाइट से मेल खाने के लिए विंसेंट को अपने पैरों की एक दर्दनाक सर्जरी करानी पड़ी। महीनों तक चलने वाले इस प्रोसीजर के दौरान जेरम ने उसके डेडिकेशन की तारीफ की। सर्जरी के बाद विंसेंट ने जेरम की आइडेंटिटी के साथ गेटाका में एंटर किया। उसके सुपीरियर डीएनए के चलते उसे इंटरव्यू के बिना ही क्वालिफाई कर दिया गया और एक ही दिन में उसे वो मिल गया जिसे पाने के लिए वो सालों से मेहनत कर रहा था। हर दिन वो अपने डीएनए के सभी निशान मिटाने के लिए अपने बाल, स्किन और नाखून हटाता। वहीं जेरम उसे अपने डीएनए के सैंपल्स देता ताकि वो अपनी फेक आइडेंटिटी बनाए रखे। उन्होंने डील की थी कि विंसेंट इस नौकरी से जितना भी कमाएगा उसका 25% जेरम को मिलेगा और कुछ उसके एजेंट को भी। महीनों तक सब कुछ ठीक चलता रहा। विंसेंट फेक डीएनए के साथ ऑफिस जाता, काम करता और वापस लौट आता। लेकिन एक दिन जब वो ऑफिस पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गया। उसके मिशन डायरेक्टर की लाश जमीन पर पड़ी थी। ये मंजर देखकर वो डर गया और घबराहट में उसे ये ध्यान भी नहीं रहा कि उसका एक बाल वहीं गिर गया है। कुछ ही देर में पुलिस जांच के लिए पहुंच गई। उन्होंने हर कोने की तलाशी शुरू की और डीएनए के सबूत जुटाने के दौरान गलती से विंसेंट का बाल भी उठा लिया। घर लौटकर विंसेंट ने जेरम को बताया कि उसका प्रमोशन हो गया है और वो जल्द ही जुपिटर प्लैनेट पर जाएगा। साथ ही उसने मिशन डायरेक्टर की मौत की खबर भी दी। ये सुनकर जेरम को शक हुआ क्योंकि उसे पता था कि मिशन डायरेक्टर विंसेंट की असली पहचान के बहुत करीब पहुंच चुका था। लेकिन विंसेंट ने उसे यकीन दिलाया कि उसने डायरेक्टर को नहीं मारा। टेंशन कम करने के लिए दोनों ने बाहर जाकर सेलिब्रेट करने का फैसला किया। हालांकि उन्हें पता नहीं था कि उनकी ये खुशी एक बड़ी मुसीबत की शुरुआत थी। ऑफिस ने आयरीन ने उसकी डेस्क से एक बाल चुपके से उठा लिया जिसे विंसेंट ने जानबूझकर वहीं छोड़ा था। आयरीन ने बाल की जांच करवाई लेकिन रिपोर्ट देखकर निराश हो गई क्योंकि वो डीएनए जेरोम का निकला, ना कि विंसेंट का। डिनर के दौरान जेरम ने विंसेंट की तारीफ करते हुए कहा, इतनी हिम्मत दिखाना हर किसी के बस की बात नहीं। लेकिन विंसेंट परेशान था। उसने कहा कि जुपिटर की एक साल लंबी यात्रा के दौरान उसे डर है कि जेरम अकेला महसूस करेगा, पर जेरम ने उसे दिलासा दिया और कहा कि वो खुद को संभाल लेगा। इसी बीच पुलिस ने उस बाल का डीएनए जांचा जो उन्हें डायरेक्टर की लाश के पास मिला था। उन्हें पता चलता है कि ये बाल विंसेंट नाम के एक आम इंसान का था जो मर्डर के दिन उसी बिल्डिंग में मौजूद था। डिटेक्टिव ह्यूगो ने उसे तुरंत एक मेन सस्पेक्ट मान लिया। हालांकि इतने सारे लोगों में कोई भी खूनी हो सकता था, लेकिन फिर भी ह्यूगो ने कहा कि विंसेंट ने ही डायरेक्टर की हत्या की है क्योंकि लो क्वालिटी डीएनए वाले इंसानों में क्राइम करने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। साथ ही उसे यह भी पता चला कि विंसेंट पहले गेटाका में सफाई कर्मचारी का काम करता था। हालांकि ह्यूगो के सीनियर ऑफिसर ने उसकी बात पर सवाल उठाए। उसने पूछा कि विंसेंट के पास डायरेक्टर को मारने का क्या कारण होगा। इसके अलावा विंसेंट के डीएनए के मुताबिक उसे दिल की बीमारी का 90% जोखिम था और वो शायद अब तक मर चुका होगा। लेकिन ह्यूगो ने अपना शक कायम रखा और जांच जारी रखी। विंसेंट अपनी प्लानिंग को बड़ी सावधानी से अंजाम दे रहा था। एक बार ट्रेडमिल पर दौड़ते वक्त साइंटिस्ट उसकी हार्ट बीट को मॉनिटर कर रहे थे, लेकिन विंसेंट ने एक खास सेंसर पहन रखा था जो सिस्टम में जेरम की हार्ट बीट दिखा रहा था। पर तभी सेंसर थोड़ी देर के लिए खराब हो गया और विंसेंट की अनकंट्रोल्ड हार्ट बीट स्क्रीन पर दिखाई दी। हालांकि उसने तुरंत सिचुएशन को संभाल लिया और किसी को शक नहीं होने दिया। बाद में विंसेंट की मुलाकात आयरीन से हुई। आयरीन जो उसकी अच्छी दोस्त बन गई थी, उसने उसे बताया कि वो परफेक्ट ह्यूमन नहीं है। उसके डीएनए में दिल की बीमारी का खतरा है और इस वजह से वो एस्ट्रोनॉट नहीं बन सकती। विंसेंट ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम मुझे परफेक्ट लगती हो। ये सुनकर आयरीन ने अपने बाल का एक रेशा निकाला और कहा, अगर तुम्हें मेरी काबिलियत पर शक है तो इस बाल को टेस्ट कर लो। अगर मैं परफेक्ट हूँ तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। लेकिन विंसेंट ने बाल को हवा में उड़ा दिया और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारे डीएनए से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन जब विंसेंट अपने ऑफिस में काम कर रहा था, तभी अचानक उसकी तस्वीर हर स्क्रीन पर दिखाई देने लगी। फोटो के साथ लिखा था, क्या आपने इस इंसान को देखा है? ये देख वो घबरा गया। उसे डर सताने लगा कि उसकी पहचान अब उजागर हो जाएगी। घबराकर वह तुरंत घर पहुंचा और अपने दोस्त जेरम को सब कुछ बता दिया। विंसेंट ने कहा कि उन्हें मिशन छोड़कर भाग जाना चाहिए, लेकिन जेरम गुस्सा हो गया। उसने साफ कहा कि जब हम इतना करीब आ गए हैं तो अब हार मानना बेकार है। जेरम ने समझाया कि कोई भी ये सोच भी नहीं सकता कि एक जेनेटिकली एडवांस ह्यूमन किसी का खून कर सकता है। उसने विंसेंट को हिम्मत दी और अपने प्लान पर टिके रहने को कहा। उस रात विंसेंट आयरीन के साथ समय बिताने बाहर गया। वहीं दूसरी ओर डिटेक्टिव ने गेटाका के आसपास 5 मील के इलाके में सभी लोगों का डीएनए टेस्ट कराने का फैसला किया। विंसेंट और जेरम का भी टेस्ट हुआ, लेकिन वे जेरम की फर्जी पहचान की वजह से पास हो गए।
इसके बाद पुलिस ने आंखों की स्कैनिंग शुरू कर दी। ये विंसेंट के लिए एक और बड़ी चुनौती थी। पहचान छिपाने के लिए उसे अपने कॉन्टैक्ट लेंस हटाने पड़े। बिना लेंस के सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था और आयरिन के साथ रोड पर चलते वक्त वो मरने से बाल बाल बचता है। आयरिन उसे एक खूबसूरत सनसेट दिखाने ले गई, जहां सोलर पैनल्स की चमकती रोशनी माहौल को बेहद खास बना रही थी। हालांकि विंसेंट को कुछ दिखाई नहीं देता और वो सनसेट के बारे में झूठ बोलता है। इसी दौरान डिटेक्टिव ह्यूगो को ऑफिस में विंसेंट का इस्तेमाल किया हुआ एक पुराना कप मिलता है। कप की जांच करवाने पर उसका डीएनए वहां मिले बाल से मैच कर गया। इससे साबित हो गया कि विंसेंट हर दिन गटाका आ रहा था। ह्यूगो समझ गया कि विंसेंट छुपा हुआ है और उसने वहां के हर कर्मचारी का ब्लड टेस्ट करवाने का आदेश दिया। ब्लड टेस्ट के दौरान विंसेंट ने बड़ी चालाकी से डॉक्टर को जेरम के खून की बोतल दी और अपनी असली पहचान छुपा ली। 2 दिन बाद विंसेंट ने आयरिन को बताया कि वो जल्द ही जुपिटर जाने वाला है। दोनों ने बचा हुआ समय साथ बिताने का फैसला किया। एक रोमांटिक डिनर के बीच विंसेंट ने आयरिन की आंखों में देखते हुए कहा, मैंने हमेशा अर्थ से दूर जाने का सपना देखा था, लेकिन अब जब मैं इतने करीब हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने यहाँ रुकने की एक वजह ढूंढ ली है। इससे पहले वो आगे कुछ और कह पाता, अचानक डिटेक्टिव ह्यूगो और उसकी टीम ने वहां रेड मार दी। विंसेंट घबरा गया और आयरिन का हाथ पकड़कर वहां से भाग निकला। भागते हुए उसने ह्यूगो के एक आदमी को मारकर अपनी जान बचाई। आयरिन को अब यकीन हो गया था कि विंसेंट कुछ तो छिपा रहा है। जब विंसेंट ने उसे सच बताने की कोशिश की तो आयरिन ने उसे रोक दिया। उसने कहा, मुझे सच जानने की जरूरत नहीं है। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और एक यादगार रात साथ बिताई। इसी दौरान ह्यूगो के सीनियर अफसर ने जेरम की केस में इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया, क्योंकि उसका चेहरा विंसेंट से काफी मिलता जुलता था। जब आयरिन ने ये सुना तो उसने तुरंत विंसेंट को वार्निंग दी। ह्यूगो का सीनियर, जो जानता था कि आयरिन जेरम को डेट कर रही है, उसने आयरिन को जेरम के घर जाने को कहा। विंसेंट ने जेरम को बताया कि पुलिस आ रही है, जिसके बाद जेरम ने सारे सबूत मिटा दिए और अपनी व्हील चेयर को छोड़कर एक नॉर्मल चेयर पर जाकर बैठ गया। जब डिटेक्टिव आया तो उसने जेरम का ब्लड सैंपल लिया और कुछ भी अब नॉर्मल नहीं पाया। हालांकि इस दौरान आयरिन को सच पता चलता है कि उसके सामने बैठा शख्स असली जेरम है और जिसे वो जानती है वो कोई और था। तभी विंसेंट वहां आता है और वो गुस्से में बाहर चली जाती है। आयरिन कहती है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम हो कौन। तब विंसेंट अपनी असली पहचान बताता है। वो कहता है कि उसके जीन में भी दिल की बीमारी है, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे जितना बताया था वो उससे कहीं ज्यादा जी चुका है। विंसेंट ने आयरिन से कहा कि इस दुनिया में लोग सिर्फ हमेशा खामियों पर ध्यान देते हैं, लेकिन वो मानता है कि हम अपनी कमियों से कहीं ज्यादा हैं। अगर मैं इतने साल तक जिंदा रह सकता हूँ तो तुम भी रह सकती हो। इसके बाद खुलासा होता है कि मिशन डायरेक्टर की हत्या उसके असिस्टेंट ने की थी, क्योंकि डायरेक्टर उसे स्पेस प्रोग्राम से निकालने के बारे में विचार कर रहे थे। अब जब विंसेंट पर कोई शक नहीं रहा तो वो ह्यूगो के सीनियर ऑफिसर से मिलने जाता है और पता चलता है कि वो दरअसल एंटन है। एंटन विंसेंट से कहता है कि वो मिशन पूरा नहीं कर सकता क्योंकि वो स्पेस में जाने के लिए नहीं बना है। ये सुनकर विंसेंट गुस्से में आ जाता है और कहता है कि उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है और वो कोई नहीं होता ये बताने वाला कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं। विंसेंट मानता था कि वो उससे बेहतर है क्योंकि उसने उसे उस दिन स्विमिंग कॉम्पिटिशन में हराया था। एंटन कहता है कि तुमने मुझे नहीं हराया, बल्कि मैं खुद हारा था और मैं ये साबित कर सकता हूँ। एंटन उसे एक बार फिर चैलेंज करता है और फिर दोनों समुद्र के किनारे आखिरी बार स्विमिंग के लिए जाते हैं। वे तैरकर दूर तक चले गए, लेकिन विंसेंट ने एक बार फिर उसे हरा दिया। एंटन हैरान होकर पूछता है, तुमने ये कैसे किया? जिस पर विंसेंट जवाब देता है कि मैंने कभी तुम्हारी तरह वापस किनारे पर लौटने के बारे में नहीं सोचा। उसने अपनी पूरी ताकत दांव पर लगा दी और इसीलिए वो जीत गया। विंसेंट ने यह साबित कर दिया था कि अपनी सीमाओं को पार करना और अपनी कमियों के बावजूद अपने सपनों को पूरा करना संभव है। यही उसकी असली जीत थी। इसके बाद विंसेंट आयरिन से मिलने आता है और उसे अपने बाल देता है ताकि वो उसकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन देख सके और ये डिसाइड कर सके कि वो अब उसके साथ रहना चाहती है कि नहीं। लेकिन आयरिन उसके बाल हवा में उड़ा देती है जैसे विंसेंट ने किया था और कहती है कि अब उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो परफेक्ट है कि नहीं। अगले दिन विंसेंट जेरम से मिलता है। जेरम उसे बताता है कि उसने अपने डीएनए के इतने सैंपल इकट्ठा कर लिए हैं कि वे लाइफ टाइम के लिए सफिशिएंट होंगे। जेरम कहता है कि वो भी उसकी तरह एक ऐसे सफर पर जा रहा है जहां से लौटना उसके लिए आसान नहीं होगा। विंसेंट ने जो भी उसके लिए किया, जेरम उसके लिए उसे थैंक यू कहता है। उसकी बदौलत जेरम का नाम और उसकी पहचान हमेशा जिंदा रहेगी, चाहे वो कहीं भी जाए। इसके बाद विंसेंट लॉन्च के लिए पहुंचता है और उसे पता चलता है कि लास्ट मोमेंट पर एक यूरिन टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा था, जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। विंसेंट को समझ में आता है कि अब वो पकड़ा जाएगा और वो निराश हो जाता है, लेकिन टेस्ट में फेल होने के बावजूद डॉक्टर उसे रिपोर्ट करने से मना कर देता है। वो बताता है कि एक समय था जब उसका खुद का बेटा एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहता था, लेकिन इन लोगों ने उसे जेनेटिकली फिट नहीं माना। पर अब विंसेंट की वजह से उसे लगता है कि उसका बेटा भी किसी से कम नहीं था। विंसेंट रॉकेट पर चढ़ता है और रॉकेट अर्थ से बाहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक उसी समय जेरम विंसेंट के लिए एक लेटर छोड़ता है
ताकि जब भी विंसेंट लौटे तो वो जान सके कि जेरम के साथ क्या हुआ था। जेरम अपने आप को भट्टी में डालता है और खुद को जलाकर अपनी जान ले लेता है। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अर्थ पर विंसेंट के अलावा उसका कोई नहीं था। जेरम उसे रोकना नहीं चाहता था, लेकिन उसके जाने का दुख भी वो सहन नहीं कर पाया। जैसे ही रॉकेट पृथ्वी से बाहर निकलता है, विंसेंट अपनी आंखें खोलता है और उसे वो अंतरिक्ष दिखाई देता है जिसके वो अपनी पूरी जिंदगी सपने देखता था। उसे उसकी मंजिल तो मिल गई, लेकिन इन सपनों के लिए उसने क्या क्या खो दिया ये सिर्फ उसे ही पता था। और इसी के साथ ही मूवी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।